जैसे कि हमारी व्याकरण चल रही थी, हमने टक्कर का कंसेप्ट किया, हमने दृष्टि संबंध किए। अब जो आपके प्रेडिक्शन के अंदर एक बड़ा टूल साबित होने वाला है, वो है मसनूई ग्रह। अब मसनूई ग्रह को अगर आप समझ गए तो ये समझ लीजिए आप बहुत सारी चीजों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि दृष्टि आपको समझ में आ गई, टक्कर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, 35 साला चक्र आपको समझ में आ गया, आपको जो है दशा समझ में आ गई लाल किताब की। तो अब है मसनूई ग्रह। सर मसनूई दशा ग्रह क्या है? मसनूई ग्रह है एक बनावटी ग्रह है। बनावटी का मतलब ये है कि मान लिया। जैसे हम गणित में सवाल जो आप निकाला करते थे पहले, तो कहते थे माना की संख्या 100। अब होती नहीं थी, किसी बात को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते। तो लाल किताब ने इसमें 2 कदम आगे बढ़ा दिया। वो कहा कि भाई दो ग्रहों का जब मिक्सअप हो जाएगा तो एक नया ग्रह बन जाएगा, यानी कि 2 ग्रहों की युति एक साथ मिलकर के किसी तीसरे ग्रह को जन्म दे देगी। उसको प्रेडिक्शन में आपने इस्तेमाल करना है। वो कैसे करना है? जैसे पहला एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ अगर बैठे होंगे तो ये बृहस्पति बनेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन खड़ा हो गया। आप में से कोई कह सकता है जी हमारे चार्ट में भी सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं, इसका मतलब तो कुंडली में 2-2 बृहस्पति हो गए, क्योंकि एक बृहस्पति आपका अपना भी होगा जो कहीं ना कहीं तो बैठा होगा। इस बनावटी बृहस्पति को हमने समझना है, और ये बनावटी बृहस्पति किस तरह से असर करता है उसकी जिंदगी के अंदर, उस बात पर भी गौर करना है। अब इसके 2-3 मायने हैं। पहला तो ये कि सूर्य और शुक्र एक साथ आया तो बृहस्पति बना, पर वहीं पर मैं बार बार एक और बात भी कहता हूं आपको कि सूर्य और शुक्र अगर किसी की कुंडली में साथ में बैठे हैं, इट्स नॉट गुड फॉर द मैरिज लाइफ। ये मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो फिर इस बृहस्पति का क्या करें भाई? इस बृहस्पति का तो क्या फायदा हुआ जब मैरिज लाइफ ही खराब हो गई? तो इसका तात्पर्य ये होता है कि ऐसा व्यक्ति इस बात को पता करने के लिए कि मैं खुश क्यों नहीं हूं, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से दुखी क्यों हूं, मैं जिंदगी को एंजॉय क्यों नहीं कर पाता हूं, अध्यात्म में प्रवेश कर जाता है और वहां पर वो आध्यात्मिक नॉलेज गेन करने लग जाता है। कुछ समय के बाद वो दिखावा भी करने लग जाता है कि मैं भी अब गुरु बन गया, मैं अब एक स्पिरिचुअल गुरु बन गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पिरिचुअल गुरु ही बनेगा, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, वो किसी प्रकार की नॉलेज गेन करेगा जिस नॉलेज में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती होगी। पॉइंट समझे? वो कोई ऐसी नॉलेज गेन करने का प्रयास करेगा जिसमें रेस्पेक्ट मिलती होगी, चाहे वो अब आयुर्वेद का काम करना शुरू कर दे, चाहे वो होम्योपैथ का काम करना शुरू कर दे, और वो ये प्रटेंड करेगा, यानी ये दिखावा करेगा कि भाई मैं भी बहुत नॉलेजफुल व्यक्ति हूँ। और ऐसा नहीं कि वो दिखावा कर रहा है कि उसको नॉलेज नहीं है, रियल में वो नॉलेज गेन करेगा, परंतु वो दिखाएगा ऐसे कि जैसे वो रियल बृहस्पति। अब कुंडली के अनुसार तो ये रियल बृहस्पति नहीं है, ये तो बनावटी बृहस्पति है। बनावटी का मतलब बनाया हुआ है, समझो, ये असली में नहीं मिला उसको, ये बनाया हुआ है जो सेल्फ मेड है।
जो उसने बनाया है। कैसे बनाया है? अपनी मेहनत से, अपनी मशक्कत से, अपने टैलेंट से, दूसरों से ज्ञान सीख करके। बृहस्पति यानी कि ज्ञान, दूसरों से ज्ञान सीख के या पुस्तकों से ज्ञान सीख के या अन्य साधनों से इस्तेमाल करके, किसी को गुरु बना करके, ज्ञान सीख करके उसने अपनी नॉलेज को गेन किया और रेस्पेक्ट प्राप्त करने के लिए सोसाइटी में काम करने लगा। परंतु ऐसे गुरु के साथ आर्टिफिशियल, बिल्कुल बिल्कुल अमर जी, आप आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, मैंने बनावटी कह दिया, आर्टिफिशियल प्लेनेट भी कह सकते हैं आप। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे शुद्ध बृहस्पति में व्यक्ति के आंतरिक गुणों में शुद्धता होती है, तो यहां पर उसके आंतरिक गुणों की शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। अर्थात बाहरी रूप से तो वो हो सकता है आपको ऐसा दिखाए कि वो बहुत प्योर आदमी है, बट कोई गारंटी नहीं कि वो अंदर से प्योर ही हो जैसा वो दिखा रहा है। पर नॉलेज उसके पास होगी। जितनी नॉलेज होगी, उस बात को वो खुद कितना फॉलो करता होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब हम दूसरे एंगल से देखते हैं भाई, संतान प्राप्ति का मामला, क्योंकि गुरु का संबंध तो संतान से भी है। तो अगर यहां पर ये सूर्य शुक्र क्या करेगा? सूर्य शुक्र की युति इस बात की गारंटी दे देगा कि हाँ संतान पैदा हो जाएगी, पर इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो बेटा होगा। मतलब जैसे कि गुरु पुत्र संतान का कारक है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि 100% बेटा ही होगा। जैसे शुद्ध बृहस्पति या वेल प्लेस्ड बृहस्पति गारंटी देता है कि पुत्र होगा, ऐसे ये सूर्य शुक्र की युति संतान की तो बात कह देता है कि संतान तो पैदा हो जाएगी, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि भाई वो बेटा ही होगा। इतना समझ में आ गया? ये हो गया दूसरा तरीका। अब एक और तरीके से हम समझते हैं, अलग एंगल से समझते हैं। क्या अलग एंगल है? कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छा हो और शुक्र ग्रह भी अच्छा हो, समझिए बात से, ये दो ग्रह बेशक अलग अलग बैठे हो पर वेल प्लेस्ड है, स्ट्रेंथ वाइज अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिक गुरु अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कि किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन स्थान पे ही सूर्य बैठा है, तो आप क्या कहेंगे? भी सूर्य उच्च के हो गए। लाल किताब में तो फर्स्ट हाउस में सूर्य आने से सूर्य उच्च का हो गया, और शुक्र 12वें भाव में चला गया, तो आप कहेंगे वहां पर भी शुक्र 12वें में उच्च के हो गए। तो हम क्या कहेंगे? दो ग्रह हैं, ये दोनों अच्छे बैठ गए। अब उसकी कुंडली में जो ओरिजिनल बृहस्पति थोड़ा बहुत कमजोर भी हो गया, तो भी उसको ये सूर्य और शुक्र मिलकर के उस दोष को दूर कर देंगे। अब दोष को दूर करते क्या होगा? अगर उसके पुत्र संतान नहीं है तो पुत्र संतान हो जाएगी। उसकी पढ़ाई में अगर कोई रुकावट आई है तो रुकावट खत्म हो जाएगी। और आपको देखने में तो लगेगा कि इसका ओरिजिनली गुरु तो यार इतना स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आ रहा, पर गुरु की कमजोरियों के लक्षण उसके जीवन में नहीं मिलेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? दो चीजें बताई, एक तो सूर्य शुक्र एक साथ बैठे, उसका भी बताया मैंने आपको एग्जाम्पल, और दूसरा कि सूर्य शुक्र साथ नहीं बैठे, अलग अलग बैठे, अलग अलग जगहों पर बैठे, पर वेल प्लेस्ड हैं, बढ़िया जगह बैठे हैं, पाप पीड़ित नहीं है, तो भी ये ग्रह दोनों मिलकर के गुरु के दोष को दूर कर देंगे और उस व्यक्ति के जीवन में धर्म कर्म का विशेष महत्व होगा। वो व्यक्ति नॉलेजफुल होगा, आध्यात्मिक होगा,
उसको मदद मिलेगी गुरु ग्रह की, एक प्रकार की डिवाइन मदद भी उसको मिलेगी। और ऐसा व्यक्ति गुरु को मानने वाला होगा, धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति होगा, और मंदिर में जाने वाला होगा, तीर्थ स्थान की यात्रा करने वाला होगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाला होगा। बेशक गुरु कमजोर, ये आपको कहाँ काम आएगा? मान लीजिए किसी की कुंडली में 10वें भाव में गुरु बैठा है, तो आपके हिसाब से, लाल किताब के हिसाब से तो क्या होगा कि गुरु नीच का हो गया। पर अगर उसकी कुंडली में सूर्य और शुक्र स्ट्रॉन्ग हैं, तो 10वें भाव में बेशक वो गुरु नीच का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, पर उसको सारे ही लगभग पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो ये रहस्य को खोलने वाला बहुत बड़ा टूल है लाल किताब का, कि किस तरह से देख सकते हैं। और मैंने पहले जब करवाया था, जब भी बताया था आप लोगों को, इस फार्मूले को आप वैदिक ज्योतिष में भी अप्लाई करके देखेंगे तो बिल्कुल काम करेगा। कैसे काम करना है वहां पर बस सूर्य और शुक्र की पोजीशन नवमांशा में देख लेना। अगर किसी व्यक्ति की नवमांश कुंडली में सूर्य और शुक्र स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, उसके जीवन में बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद मिलेगा आपको, चाहे उसकी D1 चार्ट में बृहस्पति कहीं बैठा हो, चाहे D9 में कहीं बैठा हो। और D9 में सूर्य और शुक्र, ये 2 ग्रह स्ट्रॉन्ग बैठे हुए होने चाहिए, तो वो व्यक्ति को गुरु का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। अब ये बात लाल किताब में नहीं लिखी है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, कहीं आप बाद में सोचें कि गुरुजी कौन सी लाल किताब से बता रहे हैं। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ कि मैं अपने अनुभवों से पढ़ाने में ज्यादा मुझे आनंद आता है। ये मसनूई ग्रह का कंसेप्ट है, इसे याद रखना है। अब दूसरे नंबर का मसनूई ग्रह समझते हैं, और ये बड़ा कमाल का है, बुध और शुक्र। हाँ गायत्री जी। सर, नवमांशा में जैसे सन 5वें घर में और वीनस 7वें घर में, तो ये तो दोनों उसके अपने खुद के ही घर है, दोनों के अपने हाँ अपने घर हैं, तो ये हाँ जी, बेहतर। हाँ हाँ, तो ये अच्छे हो गए, ये गुरु को ताकत देते हैं, गुरु ग्रह के लिए अच्छा हो गया, यही बताया मैंने, है ना। चलिए, अगर बुध और शुक्र दोनों एक साथ बैठ जाएं, तो सूर्य बन जाता है। और बुध शुक्र अगर अच्छे भाव में बैठे हैं, तो ये धन का बहुत उत्तम योग है लाल किताब के अनुसार। व्यक्ति का नाम मान सम्मान बहुत होता है, और उसके पास धन भी बहुत होता है। बुध शुक्र की युति उसके जीवन में प्रत्येक प्रकार की लग्जरी देती है, लग्जरी का आनंद देती है। ये चीज समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। कहीं पर भी लाल किताब में बुध शुक्र इकट्ठे मिल जाएं, तो ये समझना यहाँ पर सूर्य भी शामिल है, ये सूर्य का निर्माण हो गया। अब उसकी कुंडली में सूर्य, एक प्रकार से 2 सूर्य हो गए, एक तो जैसा बैठा है बैठा है, और अगर ये युति बहुत अच्छे से बैठी है, वेल प्लेस्ड बैठी है, तो अगर कुंडली में सूर्य किसी भी रूप में, जो खुद का ओरिजिनल सूर्य पीड़ित है, उस दोष को दूर कर देगा। मान लीजिए किसी के कुंडली में राहु और सूर्य एक साथ बैठे हैं, तो आप कहेंगे साहब ये तो सूर्य ग्रहण दोष हो गया। पर उसी कुंडली में अगर बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं, तो उस सूर्य के दोष खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कि ग्रहण के लक्षण उसके जीवन में नहीं होंगे, उसको इतना तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा, नेम फेम बहुत हो जाएगा। अमनजीत जी। गुरुजी बस छोटा सा डाउट, जब हम बात हाँ कर रहे हैं बुध और शुक्र इकट्ठे होने की, तो सिर्फ
इन दोनों के इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं। इन अगर उसी दोनों के घर में कोई और तीसरा हो ना गया ना ना तो ना फिर ना ये ना, कंसेप्ट नहीं। हाँ नहीं नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है गुरु जी। बुध और शुक्र Thank you. इकट्ठे बैठे, ठीक है। इसमें एक और जी। कॉम्बिनेशन है। आपकी आवाज कम आ रही है रचना जी। सूर्य बुध और शुक्र इकट्ठे हो जाए तो बुध और शुक्र, गुरु जी सूर्य बुध शुक्र पंचम में। हाँ नहीं वो नहीं माना जाएगा, वो अलग कंसेप्ट। केवल बुध और शुक्र, ये ध्यान रखना। तो वो लक्ष्मी योग बन जाएगा, धन योग बन जाएगा, उत्तम योग बन जाएगा, और आदमी धन भी कमाएगा, बहुत मान सम्मान के साथ, बहुत रेस्पेक्ट के साथ कमाएगा। लेकिन वो सूर्य साथ में नहीं होने चाहिए। नहीं, सूर्य नहीं साथ में होना चाहिए, नहीं तो फिर वो अलग मामला बन जाएगा। हाँ मीना जी। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी अगर ये शुक्र और बुध 4th हाउस में है और सूर्य 5th में है तो हाँ, हम मनसूई सूर्य को बेटर मानेंगे? नहीं, पंचम का सूर्य भी अच्छा है, पर बुध शुक्र के चौथे भाव में आने से एक और सूर्य तैयार हो गया, और एक और सूर्य तैयार होना बहुत अच्छी बात है। तो उसके पास प्रॉपर्टी का से रिलेटेड जो चीज होगी वो काफी अच्छी मात्रा में हो जाएगी, यानी वो अपना घर बहुत अच्छे से बना लेगा, और उसके घर में हर प्रकार की लग्जरी का सामान अवेलेबल होगा। हाँ ज्योति जी। सर मैं कह रही थी, अगर बुध और सूर्य 12वें भाव में या 12 लाल किताब के हिसाब से 12वें भाव में और वैदिक के हिसाब से 12वीं राशि में पड़ जाते हैं, तो एक उच्च का और एक नहीं, आप गलत प्रश्न कर रहे हैं। अभी सूर्य बुध का बात नहीं आई, अभी बुध शुक्र की बात चल रही है आज। ज्योति, हाँ रितु जी। सर बुध और शुक्र साथ में हो 2nd हाउस में, और राहु सूर्य राहु के साथ बैठा हो तो भी ठीक रहेगा? नहीं, सिर्फ बुध शुक्र अकेले बैठने, दोनों बैठने चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए, या चौथा कोई नहीं, 2 ही बैठे हैं, बट सूर्य राहु के साथ बैठा है। तीसरे में नहीं, वो कोई बात नहीं। बुध शुक्र एक साथ बैठे हों और सूर्य राहु के साथ बैठा है तो उसके सूर्य के दोष को दूर करता। ये दोष का दूर करने का मतलब समझ लो पहले तो बड़े आराम से। जिनकी कुंडली में भी राहु और सूर्य एक साथ होते हैं उनको जीवन में ना बदनामी का सामना करना पड़ता है, बैड नेम्स का सामना करना पड़ता है। पर बदनामी की कोई सीमा तो है नहीं, कोई परिभाषा तो है नहीं। एक बदनामी वो हो जाती है कि टीवी पे छा जाता है आदमी और मीडिया में छा जाता है, और हर आदमी उससे घृणा करने लग जाता है, यार ये तो बहुत ही बकवास आदमी है, बहुत ही फलाना आदमी है। और वो बेचारा जहाँ पे भी जाता है उसके लिए बदनामी उसका साथ साथ चलती है। एक ये बदनामी होती है कि उसका कहीं न्यूज़पेपर में उनमें कहीं नाम नहीं है, पर उसके आस पड़ोस में और सिर्फ उसको जानने वाले लोग उसके मुंह पे कुछ नहीं कहते, पीठ पीछे कुछ गड़बड़ करते हैं। मतलब उसके सामने तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर पीठ पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो ये जो दोष था, जो दोष बहुत बड़ी बदनामी करवाने वाला था, राहु का और सूर्य की युति, अब एक और सूर्य मिल जाने से उस दोष को बहुत माइन्यूट लेवल पे कर दिया है, बहुत कमजोर लेवल पे कर दिया। इतना कमजोर लेवल पे कर दिया कि कोई हमें बता ही नहीं रहा मुंह पे आकर के कि तुम्हारे साथ भाई ये प्रॉब्लम है। और एक तरफ क्या है कि पूरा मीडिया बता रहा है, ढोल पीट पीट करके, देखो साहब ये आदमी ये है खराब, ये खराब, वो खराब, इसने घोटाला कर दिया, इसने ये काम कर दिया, इसने उल्टा सीधा काम कर दिया। और एक तरफ क्या है कि उसको वो सब चीजें सुनने को नहीं मिल रही। उसको एहसास है पर बहुत थोड़ा एहसास है, क्योंकि लोग मुंह पे तो बोल ही नहीं रहे कोई भी, और उसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं है। तो सूर्य ये काम भी करता है, और क्या काम करता है, सूर्य और राहु वाला व्यक्ति कई बार बहुत उल्टे सीधे काम कर जाता है, बहुत गलत निर्णय ले जाता है, जो कि नैतिक रूप से अच्छे नहीं होते हैं। अब जिनके पास ये सूर्य होता है तो बदनामी से बचा लेता है, मतलब थोड़े बहुत में ही असर में पीछा छुट जाता है उसका, कि सामने वाला माफ कर देता है कि चल अब की बार तो माफ कर दिया, दोबारा ये गलती मत करियो, तो आदमी छोड़ देता है। तो आदमी कहता बाल बाल बच गए भाई, आज तो अगर फंस जाते तो मारे जाते। तो उस तरह से ये हमारे लिए एक रक्षा करता है, एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर देता है। तो मसनूई ग्रह का कंसेप्ट यहाँ समझ ध्यान मतलब आपको काम आता है। तो आप उन लोगों को बता सकते हो कि देखो वैसे योग तो तुम्हारे बदनामी का है, परंतु ये योग काफी डाउन हो गया, काफी माइल्ड हो गया, काफी कमजोर पड़ गया है। दूसरा होता है पिता। सूर्य और राहु की युति पिता की आयु के लिए ठीक नहीं।
पिता की साथ अनबन की भी शिकायत पैदा कर देती है। तो अगर ये सूर्य साथ में मिल जाए तो कुछ राहत पिता को भी मिल जाती है, अदरवाइज तो ये पिता पक्ष के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। इसलिए बहुत सारी कुंडलियां आपको सूर्य राहु की युति मिलेगी पर पिता जीवित मिलेंगे, बेशक वो आदमी 40 साल का हो गया। पर कोई बेचारा ऐसा भी मिलेगा जिसके सूर्य राहु की युति मिली, पिता बचपन में ही चले गए। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है आदमी को, यार ये सूर्य, ये तो समझ में आ गया कि सूर्य पिता का कारक है, पर एक आदमी है जिसके बचपन में पिता चले गए, एक आदमी ऐसे हैं जिनके पिता अभी तक है, बेशक उनकी अनबन रहती है, कोई खास बनती नहीं है, वो बात एक अलग है। तो ये क्या करता है कि जो दोष है उस दोष को माइल्ड कर देता है, डाउन कर देता है। परंतु अगर ये दोष नहीं है, सपोज करो आपका पहले वाला जो ओरिजिनल सूर्य वो भी बहुत अच्छा है और ऊपर से बुध और शुक्र भी अच्छा मिल गया, तो आपके पास डबल डबल सूर्य हो गए। अब उसका जो नेम फेम होगा वो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर के नेम फेम मिलेगा उसको, और दौलत शोहरत हर तरीके से मिलती है। तो इस तरह से मसनूई ग्रह का कंसेप्ट आपको आपके लिए कारगर से, ठीक है ऋतु जी? सर बुध और शुक्र चाहे किसी भी घर में बैठे हो, किसी भी घर में बैठे हो, पर नियम सदा ज्योतिष का ध्यान रखना, जितने अच्छे घर में बैठेंगे परिणाम उतने ही अच्छे मिलेंगे, ये ध्यान रखना। सीधा सीधा कंसेप्ट है, जो ग्रह केंद्र स्थान में बैठा है वो ताकतवर है। इसलिए जब किस्मत का ग्रह निकालना बताते हैं हम, तो यही बताते हैं सबसे पहले केंद्र का ग्रह देखो, उसमें जो बंद मुट्ठी का जो ग्रह है उसमें उच्च का ग्रह कौन सा है सबसे बढ़िया, फिर हम त्रिकोण का ग्रह ढूंढते, फिर हम और जगहों से ढूंढते हैं। वो नहीं जाना, तो हमेशा ध्यान रखना, नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। का जो मामला जो है ना वो हमेशा काम करेगा ही करेगा, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं। अगर बुध शुक्र 8वें भाव में बैठ जाएंगे तो ऑटोमेटिक सूर्य तो बना, पर इतना स्ट्रॉन्ग सूर्य नहीं बना, क्योंकि जो सूर्य बना वो तो बेचारा खुद 8वें में गया, वो सूर्य आपको क्या रिजल्ट दे पाएगा। सेम इसी तरीके से जो बुध शुक्र 7वें भाव में बना, वो बना तो सही पर सूर्य तो सप्तम में आ गया। परंतु वही चीज बुध शुक्र अगर पंचम भाव में इकट्ठे हो गए तो गजब का काम हो जाएगा। वही बुध शुक्र पहले भाव में चले गए तो और भी गजब का काम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, बुध शुक्र पहले भाव में आ गए किसी के, अब उसके लिए तो बहुत ही गजब का काम हो गया, क्योंकि पहले भाव का शुक्र आ गया तो उसका तो एक प्रकार का जो बनावटी सूर्य जो मिला वो तो उच्च का हो गया, तो परिणाम भी ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग देगा ना। सप्तम भाव का सूर्य का परिणाम हो, फर्स्ट हाउस के सूर्य के परिणाम, दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। तो एक उसका नेम फेम पहले भाव वाले का और एक साथ है, तो बहुत अंतर मिलेगा। इस चीज का आपने इन सूत्रों को तो बेसिक रूल्स को हमेशा ध्यान रखना ही रखना। सर जैसे सूर्य और राहु अगर एक साथ हो तो क्या पिता को पुत्र से दूर हो जाना चाहिए? बिल्कुल, देखो लाल किताब क्या कहती है, लाल किताब चीजों को ठीक करने में विश्वास करती है, बल्कि ज्योतिष का हर ब्रांच जो है ना ये बताती है कि आपको करना क्या है। एक क्रिया होती है जिसे विपरीत क्रिया कहते हैं। विपरीत का मतलब ये है कि जब जो हमारे साथ बुरा कर रहा है हमें उसके साथ अच्छा करना है। पहले तो हमें इस बात पे विचार करना होगा कि राहु सूर्य मिले ही क्यों, हमारी कुंडली में क्यों मिले भाई, हम ही क्यों फंसे हैं। तो अगर जब हम विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि भाई ये तो पूर्व जन्म के दोष थे, यानी कि हमने अपने पिता को सताया। पूर्व जन्म में हमारे पिता का जो लेना देना था अधूरा रह गया, तो अब हमें पिता कैसे मिलेंगे। हमें इस जन्म में जो पिता मिलेंगे या तो आधा अधूरा छोड़ के चले जाएंगे, यानी कि हमें पूरा बड़ा करके जो पूरी जिम्मेवारी नहीं निभा के जाएंगे, डेथ हो जाएगी, या वो हेल्थ की उनको सिचुएशन इतनी होंगी कि बेचारा बेटा ही लिए घूम रहा है उनको अस्पतालों में, या बेटे के साथ उसकी पटी नहीं रही, बेटा कहे पूर्व दिशा बाप कहे पश्चिम दिशा। तो वो कहता है कि आपने अलग होके भागना नहीं है, क्योंकि भागने से कर्म चुकता नहीं होंगे, भागने से पेंडिंग कर्मा तो अधूरे रह जाएंगे, भागोगे कहाँ।
हमारा ज्योतिष तो कहता है फिर अगले जन्म में पकड़ लेंगे, अगर भागने में कामयाब भी रहे तो। चुकता तो आपको करना पड़ेगा। तो भागना नहीं है, चुकता करना है, हिसाब किताब। तो हिसाब किताब चुकता करो। अब पिताजी गालियां दे रहे हैं, गालियां खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मान लो कि मेरे कर्म चुकता हो रहे हैं। तो इस तरीके से करोगे तो एक समय आएगा, इसी जन्म में वो समय आएगा जब पिता आपके फेवर में आ जाएगा, जैसे ही आपका कर्मा चुकता होगा। ये फिलॉसफी है। साथ में लाल किताब कहती है रेमेडी करो भाई, पिता का आशीर्वाद लो। अब जो पिताजी गाली दे रहे हैं उसका फिर भी आप पांव छू करके बाहर जाओगे, साल में 2 साल में 3 साल में बाप की भी बुद्धि तो घूमेगी ना कि यार कुछ भी कह, दुनिया जहान में तेरे को पूछता तो कोई नहीं है। एक यही है जो जरा इतनी गाली तो सुनाता है फिर भी कम से कम तेरे को पूछ रहा है, तो वो भी इंसान ही है, उसकी भी फिर बुद्धि घूमने लगती है। तो ये विपरीतता का जो नियम है, ये कर्म चुकता करने के मामले में बहुत स्ट्रांग होता है। तो भागने भूगने के लिए किसी मत कहो। देखिए, एक एक्सपीरियंस टीचर की यही विशेषता होनी चाहिए कि वो क्या मैसेज कन्वे कर रहा है सोसाइटी को, स्टूडेंट को। ये नहीं कि टेक्निकली अरे यार तेरा बेटा हुआ है, हाँ हाँ यार ये तो बाप पे भारी, बाप के लिए तो ये ठीक नहीं। अरे यार तुमने तो बाप बेटे का रिलेशन ही खराब कर दिया, उसकी खोपड़ी में क्या बिठा दिया कि यार ये बच्चा मेरा हुआ, ये मेरे लिए अच्छा ही नहीं है। तो भैया ऐसे साइकोलॉजिकल बीमारियां पैदा मत करो, बल्कि उन्हें रेमेडी के द्वारा ठीक करो। उन्हें ये समझाओ ये पास्ट कार्मिक चीजें हैं जो आपको इस जन्म के अंदर पूरा करनी है, और पूरा करो। लोग करते हैं, अपनी ड्यूटियां पूरी करते हैं, समझदार लोग बहुत हैं। ठीक है आलीना जी। मेरा सिर्फ एक छोटा सा कंफ्यूजन है, जैसे आपने सूर्य और शुक्र बताया कि बृहस्पति बनाते हैं, बट सूर्य किसी अलग हाउस में है और शुक्र किसी अलग हाउस में अच्छे से प्लेस्ड है तो भी अच्छा गुरु बनेगा। बट इसमें बुध और शुक्र एक साथ होना चाहिए हमेशा, और बुध सूर्य शुक्र और शुक्र एक साथ सेपरेट भी हो। हो, नहीं, ये इसमें भी आएगा। अगर बुध और शुक्र अलग होकर के स्ट्रॉन्ग हैं तो भी सूर्य बनेगा, सूर्य ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये सेपरेट भी हुए और अच्छे हुए तो भी ये हाँ, जैसे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि बुध छठे भाव में आ जाए जी, शुक्र 5वें में आ जाए जी, और सूर्य बैठ गया उसका ओरिजिनल 7वें में, तो लाल किताब के हिसाब से तो सूर्य 7वें में नीच राशि का हो गया, सूर्य डूब गया। जी, पर अगर बुध और शुक्र अच्छे हैं, कुंडली में स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, तो वो नीच के सूर्य वाले परिणाम नहीं देगा। तो लक्षण क्या मिलेंगे? कभी भी आपको देखना हो कि सूर्य कैसा है कैसा नहीं, उसका पिता उसको बहुत पसंद करेगा, पिता उसको बहुत चाहता हो, पिता उसके लिए बड़ा सेफ्टी गार्ड की तरह काम करेगा, पिता की आयु अच्छी होगी, पिता की हेल्थ अच्छी होगी, और आप परेशान होंगे कि यार सूर्य तो 7वें में बैठा है, ये तो नीच का कोई परिणाम ही नहीं दे रहा। पिता की और पुत्र की बनती भी बहुत अच्छी है। अब सिंपल है, जो पिता प्यार करेगा तो बेटा भी ऑटोमेटिक उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो भी उसको क्यों उससे पंगे लेगा। तो दोनों में कनेक्शन जो बनेगा बहुत अच्छा बनेगा। इसका मतलब कुंडली में जैसा बुध शुक्र दिखाई दे रहा वैसा है नहीं, बुध भी ताकतवर है, शुक्र भी ताकतवर है, और जिस व्यक्ति का बुध ताकतवर है इसका मतलब उसकी बुद्धि ताकतवर है। बुध दुनियावी हिसाब किताब है, यानी कि संसार से जो लेन देन है, हमारा फाइनेंशियल लेन देन है, हमारा व्यापारिक लेन देन है, हमारा नोटों का हिसाब किताब है, उसकी समझ, उसकी लोक व्यवहारिक समझ बुद्ध की, किस आदमी को कब कहाँ क्या बोलना है, अपने शब्दों का सही चुनाव करना बुद्ध है, अच्छा बुद्ध है। क्लियर? शुक्र क्या है? जीवन को आनंद कैसे लेना है, लग्जरी भोगने की शक्ति शुक्र ग्रह से आती है। ये ध्यान में रखना, सूत्र याद रख लो, भोगने की शक्ति शुक्र देता है और उसकी मदद चंद्र और मंगल करता है। ये सूत्र याद रखना, शुक्र बिना चंद्र और मंगल की हेल्प से भोग नहीं कर सकता। हम हमेशा भोग की कामना करते रहते हैं,
कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमारे जीवन में ये सुख आ जाए, वो सुख आ जाए, परंतु जब तक आप में भोगने की शक्ति नहीं होगी तो आप कैसे खाएंगे? अब वो देसी घी का बादाम का हलवा किसी को दिया जाए और वो एक तरफ तो डॉक्टर की रिपोर्ट देखे कि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी ऊपर नीचे चल रहा है, और वो बेचारा सामने वाला खूब कह रहा है जी बादाम का हलवा है, शुद्ध देसी घी का हलवा है, और ये तो सोने के कटोरे में रख के दिए रहे हूँ, चांदी के कटोरे में, और रखे जाओ। वो तो बेचारा रिपोर्ट ही देखेगा ना, उसके पास भोगने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उसको तो भय पैदा हो गया कि अगर ये मैंने खा लिया तो समस्या खड़ी हो गई, तो मेरा तो मरना निश्चित हो जाएगा, हार्ट अटैक ना आ जाए कहीं। इसी तरीके से उसको नमकीन चीजें पसंद है, समोसे, टिक्की, छोले भटूरे, है, वो डॉक्टर की रिपोर्ट लिए घूम रहा है जेब के अंदर, वो बेचारा ना छोले भटूरे खा पा रहा है ना कुछ खा पा रहा है। तो ये जो भोजन है, राजसिक भोजन है, स्वादिष्ट भोजन है, ये भी तो भोग है। क्या वो उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहा बेचारे को? उसको मिल रही है शाम को खिचड़ी, उसमें भी डॉक्टर कह रहा है खबरदार घी घेर दिया तो, नमक और हल्दी, इसके अलावा तुमने कुछ करना नहीं है। तो बृहस्पति और शनि साथ दे रहे हैं बस, है, बाकी कोई साथ ही नहीं दे रहा उनका। तो चंद्र और मंगल की मदद से शुक्र में भोगने की शक्ति आती है, यानी मंगल यानी शरीर का ताकत, आपकी स्ट्रेंथ, चंद्रमा मन, मन भी तो ठीक होना चाहिए, ऐसे कैसे भोगोगे? मन उदास पड़ा है और कोई कह रहा है छोले भटूरे खाएगा, वो कह रहा है खोपड़ी घूमी पड़ी है मेरी, तो काहे के छोले भटूरे? उसको कोई छोले भटूरे याद है? डिप्रेशन के पेशेंट को खुद छोले भटूरे याद नहीं आते, है ना, मुंह में पानी उनके आता रहता है जिनका भाई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो चंद्रमा का साथ होना, मंगल की शक्ति होना, शुक्र के भोग को भोगने की शक्ति देता है। ये ज्योतिष के सूत्र याद रख लो, बड़े काम आएंगे, आपको लोगों के इलाज करने में काम आएंगे। जो दुखी होता है व्यक्ति, उसको गाजर पाक अच्छा ना लगे ना बादाम का हलवा अच्छा लगे, है, उसको कहेगा छोड़ यार मैंने खाना खाने। इसलिए जब भी हम दुखी होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जोर क्या किस बात पे चलता है? खाने पे चलता है। सबसे पहला काम आदमी क्या करता है? खाना नहीं खाता। जब कोई घर में खाना नहीं खाता तो लोग क्या सोचते हैं? भाई नाराज, सारे उसको मनाने लग जाते हैं। नाराजगी का मतलब क्या है? नाराजगी का मतलब है चंद्रमा पीड़ित है उस दिन उस आदमी का, इसलिए वो नाराज है। अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं होता तो खुश रहता। जब आप गोचर में चंद्रमा देखते हो, जिस दिन आपके गोचर का चंद्रमा उत्तम हो उस दिन आप ऑटोमेटिक खुश रहोगे। इस प्रयोग को करके देखो आप। और जिस दिन गड़बड़ा जाए उस दिन आप नाराज रहोगे। क्यों नाराज रहोगे आपको भी नहीं पता, आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ लोगे, बस नाराज है ना नाराज है। ज्यादा पीड़ित है तो कुछ ज्यादा ही नाराज है। किसी के कोई दुर्घटना घट जाती है, घर परिवार में कोई गलत सूचना आ जाती है, तो सबसे पहले खाना नहीं खाता। उसका पहला गुस्सा इस बात पे कि आज मैं खाना नहीं खाता, उसका कुछ खाने पीने को मन नहीं करता। आप बार बार उसकी मनपसंद चीज भी पूछे, वो कहते नहीं यार मन नहीं कर रहा मेरा। इसका मतलब भोग के पीछे चंद्रमा विराजमान है। मंगल तो है ही, मंगल तो फिर पेट है। कंकड़ पत्थर जब तक हजम नहीं होगा तो आदमी खाएगा क्या? तो ये सूत्र याद रख लेना, प्रैक्टिकल सूत्र हैं ये। लाल किताब के कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास वीडियो भेजते रहते हैं कई बार कि देखो साहब फलाना टीचर ने ये पढ़ाया, और मैं देखता हूँ उन टीचर में खुद में कंफ्यूजन बहुत होता है। बहुत बच्चे बेचारे कुछ तो बेचारे डरे डरे से रहते हैं कि किस तरह चैप्टर सा पूरा कर दूं मैं, सर, और इसलिए वो बेचारे वो किताब से चिपके रहते हैं कि यार किताब से इधर से उधर हटी और तू फंसा, तो वो वाले हालात रहते हैं। हाँ गायत्री जी। सर कुछ लोगों की ऐसी भी तो हैबिट होती है कि जब वो इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो वो ज्यादा खाना खाते हैं, ज्यादा खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो स्टेज दूसरी स्टेज है, वो स्टेज उसकी नहीं है, वो दुखी नहीं है उस दिन, वो दुखी नहीं है। वो आप कहानी बता रहे हो जो डीप डिप्रेशन का पेशेंट है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन उसको कोई सूचना नहीं मिली, डिप्रेशन वो अपनी किसी जिंदगी की चीज से दुखी है, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। कैसे? मैं समझाता हूं आपको। जैसे आपने
मोटे व्यक्ति देखे होंगे, मोटे व्यक्ति में भी वो जो बच्चे हैं, नए नए बच्चे हैं, 11वीं 12वीं का बच्चा है या +1 में मतलब ग्रेजुएशन में गया है, कॉलेज में गया है, और वो मोटा है, और वो मोटा भी तगड़े वाला मोटा है, मोटा हो रहा है धीरे धीरे। तो क्या होता है कि आपको पता ही है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, बच्चे तो मजाक करते ही हैं, उसको कोई ना कोई बच्चा कहेगा, और वो धीरे धीरे उसका डिप्रेशन डेवलप हो जाएगा। अब सारे घर वाले उसको एक बात समझाएंगे, क्योंकि वो घर पे जाके कहेगा कि मुझे फलाने ने ये कह दिया, वो बोल दिया। वो आके घर में कहेगा, घर वाले कहेंगे भाई तू, तेरा कसूर है इसमें, पहले तू पतला हो, तू ये मत खा, तू वो मत खा। तो धीरे धीरे उसमें एक डिप्रेशन डेवलप हो जाएगा। ये एक मैं बहुत सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को कि डिप्रेशन होते किस तरह के, जो इतने माइल्ड डिप्रेशन होते हैं जिनको कभी कभी माँ बाप नहीं पहचान पाते, और वो खुद तो कभी पहचान ही नहीं पाता, और वो व्यक्ति उल्टा ज्यादा खाना शुरू कर देता है, और ज्यादा खाएगा, छुप छुप के खाएगा, ज्यादा खाएगा। लोग अक्सर कहते हैं, कितने भी व्यक्ति मोटे हैं, वो कहते हैं जी हम तो 2 रोटी खाते हैं, पर मैंने प्रैक्टिकली देखा है ये सब बात गलत है, बहुत खाते हैं, तो सिर्फ बताते मैं नहीं। तो अपनी बात बता रही हूँ, मैं तो जब इमोशनली डिस्टर्ब होती हूँ तो मैं तो बहुत खाती हूँ उस टाइम। हाँ, इमोशनली डिस्टर्ब होना अलग चीज है, दुखी होना अलग चीज है। जब हम जिस दिन हम दुखी होते हैं, जिस दिन हम नाराज होते हैं, और ये नाराजगी और दुख ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं होता गायत्री जी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये 1-1 महीना 6-6 महीने नहीं चलता। डिप्रेशन 6-6 महीने, साल 2-2 साल, 3-3 साल लोगों का चल सकता है। डिप्रेशन इतना लंबा लंबा खिंच जाता है। और डिप्रेशन के रूट कोज उसकी लाइफ से जुड़े हुए रूट कोज होते हैं, जिसमें जरूरी नहीं कि दूसरे लोग शामिल हों। दुखी तो कोई दूसरा भी कर देता है, आपका किसी से झगड़ा हो गया, कोई गलत, आपके रिश्तेदार में किसी व्यक्ति के रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो गई, आपका उनसे बड़ा स्नेह था, हो गए दुखी, अब आप खाना नहीं खाएंगे, अब आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मान लीजिए आप घर परिवार के साथ कोई व्यक्ति पार्टी करने जा रहा है, अचानक से सूचना मिली उसका एक खास मित्र की डेथ हो गई, वहीं पे पार्टी कैंसिल कर देगा। अब उसकी भूख ही मारी गई, अब उसको खाना ही अच्छा नहीं लग रहा। इसे कहता है दुख, क्योंकि वो दुखी है। दुखी व्यक्ति जो है उस चीज को छोड़ देगा। डिप्रेशंस जो होते हैं, इसके पीछे राहु जिम्मेवार है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो राहु का हम अलग चैप्टर करेंगे, जिसमें आदमी बहुत खाना खा जाता है। इसीलिए जब मोटापे की वजह से, जो मोटापे होते हैं, कोई भी ऐसा एबनॉर्मलिटी इन बॉडी, एबनॉर्मलिटी इन द लाइफ, कोई भी चीज हो जाएगी तो फिर वो डिप्रेशन वाली स्टेजें चली जाती हैं। या किसी का अपने बच्चे पे बहुत ज्यादा यकीन, और बच्चा कोई ऐसा काम कर दे, अब माँ बाप कहे कुछ ना, और बाप ज्यादा सेंसिटिव, डिप्रेशन में चला जाएगा। अब डिप्रेशन में ये थोड़ी कि 2 ही दिन के लिए रहेगा, 6 महीने रह जाए, साल भर रह जाए, 2 साल रह जाए, 3 साल, जब तक वो बात उसके दिमाग से नहीं निकल जाएगी या कम नहीं हो जाएगी, और उसका सॉल्यूशन वो एक दिन खुद अचानक से ही मिलेगा, है ना। तो वो लोग उसे डिप्रेशन कहते हैं। जैसे किसी की वाइफ किसी के साथ भाग जाए, अक्सर मैंने देखा है उन आदमियों को डिप्रेशन हो जाता है। अब ये डिप्रेशन कब तक चलेगा? बस किसी दिन सत्संग सुनते सुनते कोई साधु महात्मा कहेगा तेरी तो किस्मत खुल गई, तेरी वाइफ छोड़ के भाग गई, मुझे तो खुद छोड़ के भागना पड़ा, तुझे तो खुद छोड़ के भाग गई, यू आर सो लकी। अब वो कहेगा अच्छा मैं लकी हूँ। अब इस विचार मात्र से वो डिप्रेशन बाहर से आ जाए, डिप्रेशन से बाहर हो जाए, अदरवाइज कोई दवाई उस पर काम नहीं करने वाली। ये मैं एक हंसी मजाक के वे में बता रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, डिप्रेशन की कोई दवा नहीं। जिस दिन एक विचार आएगा जो उसको झटके से बाहर निकाल ले जाए, वो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज वो जब तक डिप्रेशन में ही रहेगा। मैंने तो बताया चंद्रमा तो 2 दिन खराब रहेगा, 1 दिन खराब रहेगा, 3 दिन खराब रहेगा, इससे ज्यादा खराब ही नहीं रहता। तो आप किसी से नाराज रहो, मूड भी खराब रहेगा, कब तक रहेगा? किसी रिश्तेदार की डेथ हो जाएगी, आप 2 दिन तक निराश रहोगे, 3 दिन तक निराश होगे, चौथे दिन मन को समझा लोगे, चल यार अब उसकी उम्र थी क्या करें, आप फिर नॉर्मल रूटीन पे 2 दिन के बाद आना शुरू कर देते हो। डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता है, डिप्रेशन में ओवर ईटिंग होती है, या फिर वो अलग ही तरह की चला जाता है, वो अलग बात करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी बस एक अपवाद है, हाँ, दारू पार्टी में ऐसा नहीं होगा गुरुजी,
दारू पार्टी में तो खबर मिली तो पार्टी और बढ़ जाएगी, नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। देखो, शराब में बड़ा गुण है, शराब इतनी गुणी है, ये सबसे पहले मित्रता करवाती है और दुश्मन को भी मित्र मान के चलती है। सेकुलर वास्तव में पूर्ण रूप से सेकुलर है। शराब जो है पहली वस्तु है इस संसार की जो पूर्णतः सेकुलर है और जो जाति पाति और धर्म से ऊपर उठ करके, इसमें किसी प्रकार का कोई इज्म नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच का चक्कर नहीं है। ये छोटे बड़े में, गरीब अमीर में सब अंतर मिटा देती है। तो दारू के तो गुण मंजीत जी बहुत है। दुख, आदमी दुखी है तो उसे शराब चाहिए, आदमी खुश है तो शराब चाहिए, और दोनों में से कुछ नहीं है तो इसलिए चाहिए कि आज कुछ नहीं है इसलिए बैठ के पियो। नींद आ रही है तो पी लो, नहीं आ रही है तो पी लो। तो पीने वाले के पास जो है इसके बहुत अच्छे अच्छे बहाने हैं, और हमारे पास जी। बहाना नहीं तो सामने वाले का ढूंढ लो कि अच्छा तू पास हो गया तो तू पिला दे, अच्छा तेरी नौकरी लग गई तो पिला दे, अच्छा नौकरी छूट गई तो पिला दे, तेरे को बोझ से मुक्ति मिली है, नौकरी तो सही छूटी है, अब अच्छा सोच, बड़ी अच्छी मिलेगी, पार्टी करेगा तो जरूर मिलेगी। सुना है कि भैरव जी का प्रसाद है, हमें भैरव जी का प्रसाद पिला दे तो भगवान भैरव भी तेरे ऊपर कृपा करेंगे, हम भी प्रार्थना करेंगे वो पिला दे। तो वो तो खैर एक गजब की चीज है मंजीत जी। शनि ग्रह गुरुजी का हर असर हालत उसके में ऊपर, पॉजिटिव रखती है। हाँ हर हालत में पॉजिटिव रखती है, घबराहट नहीं होने देती, और जिसको गाली निकालनी होती है पीने के बाद उन सब तमाम लोगों को गाली वो निकाल सकता है, उस बात की उसको छूट होती है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल। माफी मांगने की पूरी गुंजाइश होती है। वो पी करके इसीलिए निकालता है ताकि बाद में वो माफी मांग सके। ये ध्यान रखना। अब जो नहीं पीता उसके साथ मुसीबत है, क्योंकि वो माफी मांगने की गुंजाइश नहीं है उसके पास, वो तो पकड़ा जाएगा। तो पीने वाला इस बात का भी पूर्ण लाभ उठाता है अपनी जिंदगी में, और भरपूर मौकों पे भरपूर जगह पे फायदा उठाता है। इवन बॉस को भी गाली देनी होती है तो फिर वो दे दा करके अपना कर लेता है काम। हाँ, पर ये बात गलत है कि उसको होश नहीं होता या हवास नहीं होता, सारा होश हवास होता है, एक आम आदमी की तरह बिल्कुल दिमाग टनाटन काम कर रहा होता है एक हद तक। तो ये शनि ग्रह है। और पश्चिमी देशों का पेय पदार्थ है। चलिए, हमारे पूर्व में इसका विरोध इसलिए है क्योंकि हम पूर्व के लोग हैं, हम सूर्य के प्रधान लोग हैं, हम सूर्य की पूजा करने वाले लोग हैं, इसलिए शनि की चीज का विरोध है। कई बार लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि साहब ये हिंदुस्तानी क्यों विरोध करता है, विदेशों में देखो वहां तो बाप खुद अपने बेटे को बेटी को सर्व करते हैं दारू। तो उसके पीछे का एक ही रीजन है, ये विरोध दारू का नहीं है, ये विरोध ट्रेडिशंस का है। हम पूरब में रहते हैं, हम सूर्य की पूजा करने वाले लोग हैं, इसीलिए हमारे लिए शराब नुकसानदेह है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, नुकसानदेह है उल्टा। चलिए, और जी। किसका नंबर है? हाँ विशाल जी। गुरुजी, हाँ जी। ये गुरुजी बुध और शुक्र अगर उसका पोजीशन खराब हो लेकिन सूर्य का पोजीशन अच्छा हो तब क्या कैसे रिजल्ट होगा फिर? नहीं, पहली बात सूर्य शुक्र का नहीं, बुध और शुक्र का अगर पोजीशन खराब है तो आपका पहले वाला सूर्य तो बाकी है ना, वो तो अपना हाँ, अच्छा वो रिजल्ट देगा ही देगा। नहीं, वो रिजल्ट देगा विशाल जी, ये एक्स्ट्रा बोनस है, अगर मिल गया तो बोनस है, ये फायदा है, मतलब आपको एक्स्ट्रा फायदा है। तो वही और वाली बात है, वही वाली बात है कि जैसे हरियाणा रोडवेज में एक ने कहा कि टिकट दे दी, तो उसने कहा ताऊ जो है तू टिकट ले ली? बोला हाँ भाई टिकट लेके चलनी चाहिए। बोला अगर ये टिकट खो गई तो? बोला तू पागल है, मेरे को मूर्ख समझ रहे हैं, पास भी तो है मेरे पास, तो ऐसे मत समझ। तो अगर टिकट है, पास भी तो है उसके पास पहले से ही, तो ये एक्स्ट्रा है। अगर आपके पास एक ग्रह पहले से अच्छा है, जैसे किसी की व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति अच्छा बैठा है, मान लो 4th हाउस में बृहस्पति बैठा है, या अच्छी जगह पे बैठा है, पंचम में बैठा है, लगन में बैठा है, नवम में बैठा है, और उसकी कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र भी अच्छे बैठ गए, तो उसका बृहस्पति बहुत उम्दा असर देगा।
फिर वो यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर के वाइस चांसलर बन जाते हैं, वाचस्पति बन जाते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स लिखते हैं, उनकी बुक्स सिलेबस में चलाई जाती है। मतलब कहने का मतलब फिर उनको लोग बहुत विद्वानता की श्रेणी में रखते हैं कि यार वो व्यक्ति तो अगर उसने ये बुक लिखी है तो ये तो मतलब बेस्ट बुक है और उसको ही फॉलो करना चाहिए। फिर वो नियम लिखते हैं, कानून बनाते हैं, तो वो फिर बड़ी पदवियों पर चले जाते हैं। तो ये चीज है, तो ये अच्छी बात है, इट्स वेरी जैसे ये गुड। गुरुजी हाँ सूर्य और राहु नवमांशा में भी तो सेम ही रिजल्ट देगा। है जी। अगर नवमांशा। सूर्य राहु हाँ सूर्य और राहु नवमांशा में अगर होगा हाँ तो हाँ। भी सेम ही रिजल्ट देगा। सेम का मतलब मैं नहीं समझा। सेम का मतलब ये है कि बस ये समझो कि नवमांश में सूर्य मतलब खराब अब अभी है। एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि विशाल जी, सूर्य अगर नवमांशा में राहु के साथ है तो हम कहेंगे नवमांश में राहु सूर्य पिट गया, तो यानी हमारा सूर्य अच्छा नहीं है, हम ये कहेंगे। क्योंकि नवमांश का रूल है कि नवमांश में जो ग्रह अच्छा हो जाएगा वो अच्छा, जो बुरा हो जाएगा बुरा। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब सूर्य हमारा ठीक नहीं है। आज सुषमा जी बताइए। सर हम पूछ रहे थे जैसे दो ग्रह आपने बताया बुध और शुक्र मिल गए, तो बुध शुक्र अगर 3 ग्रह एक साथ होंगे तो मान लो बुध शुक्र मिलके तो सूर्य बन गया, और वो एक और बैठा अलग ही बैठा है, वो शुक्र तो बना है, माँ मतलब जी वो मैंने सूर्य। बताया है, मैंने 3 लोगों ने ये बात पूछी और मैंने सब में रिपीट किया है कि तीसरा ग्रह शामिल नहीं करना। नहीं 2 ग्रह करेंगे तो चाहिए। नहीं, हाँ सिर्फ अपन बुध और तो नहीं शुक्र करेंगे की ही, बुध शुक्र के ऊपर ये नियम लागू होगा, नहीं चाहे वो उसमें अपन तो सूर्य नहीं मिल करेंगे। जाए। हाँ हाँ सर अपन तो नहीं करेंगे उसको शामिल, लेकिन वो अलग हो गया और बुध शुक्र मिलके सूर्य तो बना उस घर में, ये पूछ रहे थे हाँ हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 2 ग्रह जहाँ बैठेंगे वहीं पर वो बने, ठीक है। बन गया। और सर एक पूछ रहे थे, आपने जो दशाएं बताई थी ना सर, दशाएं, हाँ तो सर जो वैदिक में कॉन्सेप्ट आता है दशाएं देखने का, तो इसमें इस तरह से देखते जो ना आपने ना ना, बताया वो था। महादशांतर दशा वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो मैं बताऊंगा, इसलिए टाइम टाइम टू बता रहा हूँ। इसीलिए मैं आप अच्छा, लोगों को व्याकरण करा रहा हूँ ताकि व्याकरण मजबूत हो जाए। दशा तो जब लगाओगे ना आप, जब आपकी व्याकरण मजबूत हो जाएगी फिर तो हम करेंगे। ये दशाएं मतलब अभी ऐसे ही समझ ले खाली अभी कि ये दशा। 35 साल चक्कर तो मैंने कराया है, अब आगे हाँ, भी उसको कराएंगे, है ना। अच्छा अच्छा सर। और सर एक चीज और पूछनी थी, आपने दृष्टि योग बताया था ना सर, दृष्टि, तो हम्म। उसमें जैसे कि राहु 3rd में है और मंगल 11th में है, तो राहु मंगल को देख रहा है सर, हाँ जी है ना, जी बिल्कुल। दृष्टि से। तो सर वैदिक में जो हम अंगारक योग बनाते हैं, तो फिर वो ये भी कॉन्सेप्ट इसी का हुआ नहीं ऐसे नहीं, ही? हाँ पहली बात तो अंगारक योग ऐसे नहीं बनता। हमारा यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, अंगारक योग के ऊपर है ना, मैंने बड़ा अच्छा बना रखा है। राहु मंगल एक साथ मिलने चाहिए, दृष्टि से नहीं बन जाता। अच्छा हाँ सर, वही पूछ रहे थे हम, कभी दृष्टि से भी ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा, दृष्टि से नहीं होता। दृष्टि से नहीं होता। हाँ अमर जी। और हाँ सर एक बात और पूछनी थी सर, एक बात और। हाँ सुषमा जी। सर हमने अभी कल आपने वो जो करवाए थे टक्कर वाले ग्रह, तो सर हमने 2-3 कुंडलियां देखी, उसमें एक ही ग्रह टक्कर नहीं मार रहा, मतलब एक उसको मार रहा है फिर वो उसको मार रहा है, ऐसे करके 2-3 ग्रह मिलके हर को टक्कर मार रहे हैं। तो सर फिर किस किस का उपाय करेंगे? हर जो टक्कर खा रहा है उसका उपाय करेंगे? सबसे पहले जिसकी कुंडली में सब हो रहा है उसका उपाय करना पड़ेगा। मतलब सर अब इतनी टक्कर खाएगा बंदा कैसे बचेगा। सर हाँ हमने देखी सिर्फ 2 कुंडली, दोनों के अंदर 3-3 ग्रह टक्कर खा रहे हैं, मतलब राहु अगर 5th में है तो 10th वाला ग्रह टक्कर खा रहा है। ग्रह टक्कर नहीं खा रहे सुषमा जी, आदमी टक्कर खा रहा है। टक्कर तो अच्छा बेचारे को आदमी को लग रही है, ग्रह तो हम देख रहे हैं सर, सिर्फ। ऐसी एक उदाहरण वाली कुंडली आप बताना ना सर, हमको थोड़ा समझने के लिए। बताएंगे बताएंगे, हमारे कोई आसपास बहुत लोग हैं जिनके टक्करें लग रही हैं, तो कोई कमी नहीं है। मुश्किल ढूंढना तो है, बिना टक्कर वाला इंसान ढूंढना वो मुश्किल काम है। टक्कर वाले तो फंसे ही पड़े सारे के सारे, हाँ है ना, सर, वो कोई कमी नहीं। समझने के लिए अच्छा रहेगा कि जिसमें 2 टक्कर हो रही, 3 टक्कर हो रही, एक टक्कर वाला तो समझ में आता है सर कि हाँ एक टक्कर है तो वो उपाय कर देंगे। सबसे आसान उपाय मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सिंगल चीजों से भी पकड़ में आ जाती हैं चीजें। हर ग्रह का इलाज करने के मत बैठिए, एक एक ग्रह को पकड़ के चलना है। सभी ग्रहों को एक साथ मत पकड़िए, ना रेमेडियां सफल होती है, ना आदमी कर पाता है, उसमें चीजें फंस जाती। सबसे बेस्ट ग्रह क्या है, सबसे बड़ी उम्दा चीज क्या है, पूरी कुंडली के अंदर 2 चीज हमेशा समझ लेना, एक बुध ग्रह और एक गुरु ग्रह। जिस इंसान ने इन 2 ग्रहों को ठीक कर लिया, फिर कोई किसी को टक्कर मारता रहो, सब पार है।
बुद्धि इंसान की ठीक होनी चाहिए, उसके ऊपर उसके गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, उसके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो कहते हैं ना इसका भी इलाज कर, इसका भी इलाज कर, इसका इलाज, मतलब वो कंफ्यूज है आदमी, बताने वाला कंफ्यूज है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो किताब में जो लिखा है वो उसको ही फॉलो कर रहा है, उसके बाद खुद का अनुभव कुछ नहीं है। हाँ सर, ये बात सही है बिल्कुल। ये चीज समझने वाली बात है ना। तो ये एक बड़ी बात है। सिर्फ जब भी तुम्हें लगे कि तुम कंफ्यूज हो रहे हो और रेमेडी बहुत ज्यादा बन रही है, सिर्फ 2 ग्रह पकड़ लो, एक बुध पकड़ लो, एक गुरु पकड़ लो। एक लास्ट में सूत्र कराऊंगा, यही सबकी काट रखते हैं, इन्हीं के पास सब की काट है, सब नेगेटिव चीजों की काट इन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं। तो इसमें एक सूत्र आएगा लाल किताब में, मैं अगली क्लास में कराऊंगा क्योंकि वो बड़ा है, कि कौन ग्रह किस दोष, किसके दोष को कौन सा ग्रह काटता है। लास्ट में तो बचता है वैसे चंद्रमा, परंतु चलो, चंद्रमा सिर्फ मन को खुश करता तो लोगों को मजा नहीं आता। रेमेडी करके रिलैक्स तो हो जाते हैं, पर वो कहते नहीं हमारा कोई काम तो बना ही नहीं हमारा। इसलिए दोनों चीजें काम कर जाएं, इसलिए बुध ग्रह और गुरु ग्रह बस 2 पकड़, यही लाल किताब का मूल है। इसके अलावा चाहे मंगल बद है तो गुरु पकड़ लो, बुध पकड़ लो। आपका कोई बेकार से बेकार योग है, सिर्फ ये 2 ग्रह पकड़ लो, इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। हर एक के चक्कर में मत। हाँ, वर्षफल बनाओ, बहुत सारी टक्कर लग रही है। अरे टक्कर का मतलब ये भी तो है, हमें भी तो बचना है। सामने वाला हमें लग रहा है कि ये गाड़ी में आके टक्कर मारेगा, तो हमारी भी तो ड्यूटी बनती है, हम भी तो अपनी गाड़ी से बचाएं, उससे ना टक्कर खाएं। ये सिंबॉलिक है, टक्कर लगना एक सिंबॉलिक है, उसके फिलॉसफी को हमें समझना है। जो ग्रह जहां पर टक्कर खा रहा है उसको उस जगह से हटाओ, उसको कहीं पे वहीं पे रख रखा है। अब मान लीजिए गुरु ग्रह को टक्कर लग रही है, पहले भाव में ले जाओ, चौथे भाव में ले जाओ, आपके पास पूरे ऑप्शंस दिए हुए लाल किताब में। और वो ले जाने का मतलब क्या, ले जाने का मतलब उठा के ऐसे थोड़ी रखना है, उसका मतलब उस चीजों को फॉलो करो। अगर लगन में आप गुरु को ले गए, यानी दिमाग में गुरु को बिठाना है। आप पहला भाव क्या है, दिमाग है, आप चौथे में गुरु को ले गए, इसका मतलब दिल में बिठाना है। आप दिल से उनकी इज्जत कर रहे हैं, दिल से उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, दिल में बसे हुए, आप उनका नाम जाप कर रहे हैं, उनके मंत्र का जाप कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। आपने पंचम में बिठा दिया, आप प्रेम कर रहे हैं अपने गुरु से, आप उन्हें बहुत लाइक करते, आपका उनके साथ प्रेम संबंध हो रहा है। इसका मतलब ये, आप सप्तम में गुरु को बिठा दिया, बोला सब खराब हो गया, एसोसिएशन बन गई। इसलिए लाल किताब कहती है सप्तम में गुरु को मत बिठाओ, क्योंकि आप एसोसिएशन बनाओगे, और एसोसिएशन ठीक नहीं है। एसोसिएशन का मतलब ये नहीं कि गुरुजी रोज घर पे आके बैठ जाएंगे आपके। गुरुजी रोज घर में आएंगे, दिक्कत होगी, एक ना एक दिन तुम घर छोड़ दोगे, क्योंकि गुरुजी बात करेंगे अध्यात्म की। अब अध्यात्म क्या कहता है, अध्यात्म कहता है कि डिटैच होना सीखो। जितने लोगों से आपका मोह, ममता, माया, इनमें तुम जितना फंसोगे उतना तुम्हें पेन होगा। तुम्हें डिटैच धीरे धीरे होना है, तुम्हें स्ट्रांग होना है। और आदमी के बचता क्या, बीवी बच्चे बचते हैं, उनसे डिटैच होना शुरू हो जाता है, वहां पे रोना शुरू हो जाता है। समझ रहे बात को। तो लाल किताब की जो फिलॉसफी या ज्योतिष की जो भी फिलॉसफी है, वो आपको बैलेंस रहना सिखा रही है। चलो हो गया, टक्कर से बचाव हो गया। फिर भी अगर आपको सिंबॉलिक चाहिए, नहीं साहब मुझे तो उपाय ही चाहिए। कई बार हमारे पास आते हैं लोग, नहीं जी उपाय ही दे दो। उपाय तो आपने 2 ही लिख दिए। अच्छा भाई मैं तो पर्चा लिख दूंगा, अपना काम ही क्या है। अपने से तो 3 घंटे की क्लास करवा लो उपायों पे। अपने को कौन सा किताब खोल के बैठना है, दिमाग में आते चले जाएंगे, बताते चले जाएंगे आपको। पर मुद्दा ये है कि आपको रिजल्ट किसका मिलेगा। वो कहते अच्छा भाई तिलक लगा ले भाई अपने हल्दी का, दूध में डाल के हल्दी पी ले, खुश हो जाएगा बस। वो साइकोलॉजिकल उपाय है। पर रियल उपाय क्या था कि गुरु को यहाँ बिठाना, दिमाग में बिठाना, गुरु का ज्ञान लेना है
और आगे लोगों को बांटना है। ये लगन का गुरु है। गुरु से ज्ञान लेना है, आगे लोगों में बांटना है, ये लगन का गुरु है। वो आपको बता रहा है क्यों हमेशा दिमाग में गुरु बैठा है। गुरु का मतलब ज्ञान बैठा हुआ है आपके दिमाग में। आप हमेशा ज्ञान की बात करेंगे। जब भी आप हमेशा ज्ञान की बात करें और ये सोच लें कि मैंने वो शब्द बोलना ही नहीं जो ज्ञानहीन है, ऑटोमेटिक आपका लगन पे गुरु आ जाएगा। ये फिलॉसफी है इस चीज की, तो हमें समझना होगा। ठीक है, चलिए। सर एक गुरु जी अच्छा नहीं किया आपने। रह गया सर। हाँ ज्योति जी, आपकी आवाज कट रही है, बताओ। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन अगर लाल किताब के हिसाब से 12वें भाव में और वैदिक में हम देखते हैं कि जैसे कि 12वीं राशि में आ जाता है। समझ गया मैं आपकी बात। पहली बात तो ज्योति जी, यहाँ पर भी सूर्य बनेगा। हाँ सर, वो यहाँ पर भी सूर्य बनेगा, परंतु सूर्य 12वें में अच्छा नहीं। बुध शुक्र से सूर्य तो बना, पर वो बेचारा 12वें में फंस गया। इसका मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि किसी का बुध शुक्र 7वें में आ गया, तो बना क्या वहां पे? सूर्य। अब सूर्य तो 7वें में अच्छा नहीं, तो यानी कि वो बनावटी जो सूर्य बना वो इतना हेल्पफुल नहीं है जितना होना चाहिए। उल्टा उसने क्या कर दिया, यहाँ पर बनावटी सूर्य ने सप्तम में आकर के कहा गया है कि सूर्य अगर अकेला सप्तम में आ जाएगा तो पत्नी की या पति की हेल्थ को खराब करेगा, तो जीवन साथी की हेल्थ और खराब करती है सूर्य बुध शुक्र के आने से। और हमें समझ में नहीं आ रहा कि यह कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ बुध शुक्र हो और अच्छे भाव में हो, इसलिए मैंने आपको बताया था, ताकि वो जो मसनूई जो ग्रह बन रहा है उसके बेस्ट रिजल्ट दो। उसका मैंने एग्जांपल लगन के उससे भी बताया था आपको कि लगन के ऊपर जो है सूर्य बन जाएगा, तो वहां पर कि बुध शुक्र लगन पे होंगे तो वहां का जो सूर्य बनेगा, तो फर्स्ट हाउस में सूर्य आया, तो वो जो सूर्य मसनूई वाला है वो यहाँ पर उच्च के समान काम करेगा, यानी अब स्ट्रांगली काम करेगा। ये बात सर। हाँ अमर जी रुकिए। हाँ सर, मैं बोलिए अमर जी। हाँ सर, जैसे सभी लोग जैसे अभी हम लोग रेमेडीज पे ज्यादा जोर देते हैं। हाँ, मतलब जैसे गोचर हो, कोई मतलब दशा चल रहा हो जी, तो अगर जैसे कार्मिक जो अलाइनमेंट हम लोग को जो करना चाहिए, तो इसके हिसाब से हमको कुछ जभी जो कर्माश जो है तो उसको हमको इस जन्म में कुछ रेमेडीज के हिसाब से कुछ कम करने से अगले जन्म में हमको इसका भुगतना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं अमर जी, बिल्कुल नहीं। इसको गीता में भी बड़ा डिस्क्राइब किया गया है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि रोग होने पर दवा ली जाए, रोग होने पर वैद्य की सलाह ली जाए, वैद्य के अनुसार चला जाए, ज्ञान ना होने पर गुरु का ज्ञान लिया जाए। तो अपने जीवन को आसान बनाने के लिए व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। अब ये जो रेमेडी है ये मनुष्य अपने जीवन को आसान बनाने के लिए तो कर रहा है, तो इसमें कोई वेद नहीं। रेमेडी ही कर्मा का चुकता करने के का एक साधन है, क्योंकि कोई भी रेमेडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो मंत्र जाप में शरीर का परिश्रम लगेगा, उसको अपनी मनपसंद चीजें छोड़नी पड़ेंगी मंत्र साधना के दौरान, तो उसका कर्म का चुकता हो गया। जो भोग रहा था वो तो छूट गया उसका, और ऊपर से मेहनत भी हो रही है उसकी। इसी प्रकार से कुछ दान बताया जाएगा रेमेडी में, तो दान के द्वारा पैसे का खर्चा होगा, कुछ पूजाएं बताई जाएंगी, उस पूजा में खर्चा होगा। आप खर्चा कर रहे हैं ना, आपका 1 लाख रुपया डूबना था, आपने उसको अपने हाथ से उसकी काट दिया, अब वो आपको नेगेटिव वे से नहीं निकलेगा, नेगेटिव वे से नहीं निकलेगा। मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा, झगड़ा करा करो तो म्यूट करके करा करो, घर में किसी को डांटना हो, फटकारना हो, पीटना हो तो म्यूट कर लें अपने आप को, क्योंकि आपको देख के मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है, फिर मुझे भी डांट मारने का मन करता है, तो ये ध्यान रखें। तो ये कर्मा जो है
अमर जी, इसको चुकता जैसे मर्जी हो उसको चुकाना चाहिए, दान के द्वारा, पाठ पूजा के द्वारा, पुण्यों के द्वारा। उसमें ये नहीं कहीं पर हमारे शास्त्र में लिखा है कि परेशान होने पर परेशानी का निवारण ना किया जाए। आप सोचो अर्जुन क्या कर रहे थे? अर्जुन अपने परेशानी का निराकरण ही तो पूछ रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि हे भगवान मुझे बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो फंस गया धर्म संकट में और मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता। अर्थात उन्हें जो ये युद्ध था ये परेशानी नजर आ रही थी और वो कह रहे हैं कि भगाओ, भागने दो मुझे यहाँ से मैदान छोड़ करके। एक प्रकार से उनका कहने का उद्देश्य यही था। और भगवान क्या करते हैं? भगवान उन्हें भागने ही नहीं देते। भगवान कहते हैं लड़ो, क्योंकि भागना तुम्हारे लिए उचित नहीं। और वो नाना प्रकार से समझा रहे हैं उन्हें, अलग अलग एंगल से हैं। जैसे मैं लाल किताब समझाता रहता हूँ अलग अलग एंगल से, उन्होंने भी अलग अलग एंगल से समझाया और अर्जुन को ये समझाने में कामयाब रहे कि भाई तुझे युद्ध लड़ना है। पर अर्जुन का कंफ्यूजन नहीं टूटता लास्ट तक। वो कहते हैं भाई देखो बात तुम्हारी है तो ठीक, यहाँ तक तो मान लेता हूँ कि तुम ठीक कह रहे हो, पर मन मेरा फिर भी नहीं मान रहा, मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ गड़बड़ है। फिर भगवान उन्हें एक दिव्य रूप दिखाते हैं, विराट रूप दिखाते हैं और कहते हैं बस तू एक ही चीज ध्यान रखते हो कि सिर्फ मेरी शरण में आ जा और बाकी सारी चिंता छोड़ दे। ये बात कहने मात्र से अर्जुन का कंफ्यूजन खत्म हो गया। वो कहते दो इतनी देर तक ये गीता चली, अब समझ में आया असली काम करना क्या है। जैसे कहते हैं ना, हम समझा रहे हैं सूत्र पे सूत्र, सूत्र पे सूत्र, स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा कि इसका करूं क्या। सूत्र तो बहुत सारे दे दिए पर अब इनका करना क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट में एक लाइन में समझा दिया, सारी चिंता छोड़ और मेरी शरण में आ जा। और इस बात को सुनने के बाद अर्जुन का सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया और वो कहता है भाई ये बात असली बताई आपने कि मैं आपकी शरण में, और लो मैं आपकी शरण में आ जाता हूँ। और वो है शरण में चले गए। उसके बाद आप सभी जानते हो जो युद्ध हुआ। तो इस तरीके से तो वहां पर भी प्रॉब्लम का निराकरण ही करवाया अमर जी उन्होंने, और डायरेक्ट भगवान से करवाया। ठीक है वो बहुत लकी थे, मुझे डायरेक्ट कनेक्शन था भगवान के साथ। तो इस बात में कभी मत चुके। कुछ हमारे यहाँ पर गलत फहमियां हमारे समाज में फैल गई थी। कुछ सैडिस्ट टाइप के लोगों ने कहा दुख सहन करो, शारीरिक दुख हो, हाथ पे चोट लग गई है तो दवा मत लगाओ, कर्म है भुगतान होगा। मैंने अपने बचपन में एक ऐसे बाबा जी देखे जिसके पाँव में कीड़े पड़ रहे थे और किसी आदमी ने मेरे सामने, हम तो छोटे थे, कहा कि बाबा जी मल्लम ला के मैं लगा देता हूँ। कहता नहीं, इसका कीड़ों का हिसाब किताब है, चुकता होना होने दो। वो बात मुझे दिमाग में बड़ी क्लिक करी बहुत दिनों तक। तो मुझे लगा यार हम तो बड़े मतलब सॉफ्ट रहते हैं, बड़े एंजॉय करते हैं लाइफ के अंदर। तो अगर इस प्रॉब्लम आने पर अगर हम एंजॉय कर रहे हैं और इस तरीके से निराकरण नहीं कर रहे हैं तो बड़ी भारी समस्या में फंस जाएंगे। हमारे तो कर्म ही कभी चुकता नहीं होंगे, इस जन्म में क्या कभी किसी जन्म में चुकता नहीं होंगे। पर जब मैं बड़ा हुआ और फिर जब ग्रंथों का अध्ययन करा, कुछ विद्वान लोगों को सुना, जब समझ में आया भाई ये मामला ही तो मानसिक विक्षिप्तता है। अपने शरीर को कष्ट एक लेवल से ज्यादा और बेमतलब में नहीं देना, दुख आने पर दुख का निराकरण करना है। आप चाहे बड़े बड़े कर कहिएगा, कंफ्यूजन भी दुख ही है। जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हम दुख दूर करते हैं। आप लोग पढ़ क्यों रहे हो? किसी ना किसी जीवन की किसी बात को लेकर कंफ्यूजन है, चाहे वो ज्योतिष के सूत्र को लेकर के कंफ्यूजन है। ये भी तो दुख ही है कि हमें समझ में नहीं आ रहा। तो उसके निराकरण के लिए आप ने मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं उसको बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। गुरुजी जैसे कल आपने बताए थे रेमेडी के बारे में आपके पास बहुत जैसे मतलब कैसे करें उसको फल नहीं मिल रहा है। आपका एक वीडियोस भी है, क्लास भी है, तो जिसमें आपने बताया थे जो हम लोग जैसे कोई भी रेमेडीज हम करते हैं उस समय हमको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसको फॉलो करना है। जैसे उसी पीरियड में हमको जैसे नॉन वेज वगैरह नहीं लेना है, ठीक बात है। और कुछ जैसा प्रक्रिया जो है उस सब नहीं करना चाहिए। तो ज्यादातर लोग वो ये फॉलो नहीं करते शायद। हाँ तो जब भी तो रिजल्ट भी इसी नहीं वजह से आजकल हाँ गुरुजी, तो इसी रिजल्ट वजह भी से प्रॉपर बहुत सारे मतलब
हाँ हाँ, ऐसा हो जाता है, क्योंकि जितने सारे आपने बताया है उसमें बहुत सारे जैसे एंगल से हम लोग देखते हैं, तो उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाते हैं मतलब। डेफिनेट। और जो हाँ हाँ गुरुजी, और इसमें जैसे आपने वास्तु के बारे में बताया है, तो उसमें भी बहुत सारे जैसे वास्तु कुंडली आपका क्लास से ही मैंने बनाना सीख किया है मैं, तो उसमें जी से बहुत सारे लोग बहुत सारे सूत्र भी निकल आते हैं, मतलब जी जी। जैसे रेमेडी हम कैसे नहीं, मैं करेंगे लाल कोई किताब चीज से भी आप लोगों को बताऊंगा कि लाल किताब में ऐसे। कुंडली से कैसे वास्तु देखते हैं, वो इसमें मैं जरूर पढ़ाऊंगा आप लोगों को। हाँ हाँ और थोड़ा सा अलग हट करके है, वो जो मैंने पढ़ाया था उससे अलग हट करके है, क्योंकि इसमें लाल किताब के फार्मूले लगेंगे, इसमें टक्कर भी लगेगी, इसमें और भी लगेगा, कई चीजें होंगी, इन्वॉल्व होंगी, है ना। हाँ। चलिए,